सो गाइस वेलकम बैक टू द नो योर यूनिवर्स। और आज के इस नो योर यूनिवर्स के एपिसोड के अंदर हम जिस कैरेक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर, पावरफुल और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसका नाम मैन थिंग है। रिसेंटली वेयरवुल्फ बाय नाइट के अंदर मैन थिंग को हमें जो इंट्रोड्यूस करवाया गया एमसीयू के अंदर, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप कॉमिक बुक से मैन थिंग के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको इसका हद का अंदाजा होगा ही कि ये कैरेक्टर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कॉमिक के अंदर रखता ही है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो शायद इसीलिए ही आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा और मैं यही बताने के लिए तो आपको बैठा हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर इस सीरीज यानी नो योर यूनिवर्स के अंदर उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो कि मार्वल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं या पावरफुल बीइंग्स हों। हम अब तक अपनी नो योर यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं, जहाँ पे इटर्नल्स की सारी ओरिजिन से लेके सेलेस्टियल के होने तक, बियॉन्डर्स कौन है, लिविंग ट्राइब्यूनल किस तरीके से काम करता है, फीनिक्स फोर्स किन किन को अपना होस्ट चुनती है, मून नाइट के ऊपर, कॉन्शू के ऊपर, लिटरली हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम मैन थिंग के फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो उसको किया गया था स्ट्रेंज थिंग्स इशू नंबर 1 के अंदर, जो कि मई 1971 के अंदर रिलीज किया गया था। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट डेट आपको इसके फर्स्ट अपीयरेंस की इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीसी के अंदर भी एक बहुत ही ज़्यादा मैन थिंग से मिलता जुलता सिमिलर कैरेक्टर है जिसका नाम स्वयं थिंग है। मतलब थिंग इसके अंदर भी आ रहा है, बिल्कुल एक जैसी ही पावर्स हैं, दोनों एक तरह से ही ऑपरेट करते हैं सीक्रेटली, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ पे जो हमारे डीसी वाला स्वयं थिंग है उसको बेसिकली जुलाई 1971 के अंदर फर्स्ट अपीयरेंस दिया गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्वल ने मैन थिंग को पहले बनाया था और उसकी कॉपी में डीसी ने स्वयं थिंग को बना दिया। तो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट अपीयरेंस हो जाता है जो कि इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्वल कॉमिक्स के अंदर एस्टैब्लिश कर देता है। लेकिन रही बात इसके ओरिजिन की, तो वो उसके एस्टैब्लिश होने के साथ हमें नहीं मिला था, बल्कि थोड़े टाइम के बाद उसके दूसरे कॉमिक्स में हमें देखने को मिला। अब इसकी सीधी सी ओरिजिन को अगर स्टार्ट किया जाए तो ये खतरनाक से दिखने वाला मॉन्स्टर जो कि कभी कभार क्यूट हरकतें भी कर लेता है, वो दरअसल पहले एक अच्छा खासा इंसान हुआ करता था जिसका नाम थियोडोर सैलिस हुआ करता था, जो कि बेसिकली टेड सैलिस के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर एक साइंटिस्ट माना जाता था। ये एक बायोकेमिस्ट था जो कि अपने ज़बरदस्त तरीके के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता था और इसके जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स थे उसकी बेसिस जो थी वो कैप्टन अमेरिका का सुपर सोल्जर सीरम था। अब देखो ये बात मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोगों ने मेरे नो योर यूनिवर्स के अंदर और इस तरह के चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस देखी हैं ओरिजिन वाली, जितने ज़्यादा बड़े बड़े सुपर विलन्स और हीरोज मार्वल के अंदर मौजूद हैं उसमें से 25% कम से कम जो है वो सुपर सोल्जर प्रोग्राम से ही लिंक करते हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का ओरिजिन जो है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसा ओरिजिन माना जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवीली बेस्ड करता है हर एक सुपर विलन और हीरो के ओरिजिन के ऊपर। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे ये वाले साइंटिस्ट जो हैं ये भी इस पूरे के पूरे सीरम के ऊपर काम करने में लगे थे, उसको डुप्लीकेट करने में, और उन्होंने अपना ही एक ज़बरदस्त तरीके का सीरम डेवलप किया था SO2 के नाम से, जिसके अंदर सोडियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और उसके साथ उन्होंने सुपर सोल्जर मिलाने की कोशिश करी थी कि वो एक नई चीज़ को तैयार कर सकें। अब इनकी पूरी की पूरी रिसर्च जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा शानदार जा रही थी और एक पॉइंट पर आके डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स जो कि स्पाइडरमैन का विलन लिजर्ड के नाम से मशहूर है, वो भी इनके एक कुलीग हुआ करता था और टेड ने ही बेसिकली उनको ये जो है अपने हाथ ग्रो करने वाली पावर्स और उसके फॉर्मूले के बारे में हिंट दिए थे और आगे चल के वो लिजर्ड इसलिए बने। लेकिन रही बात टेड की, तो टेड को जो है वो बेसिकली शील्ड वालों ने रिक्रूट कर लिया था इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, और वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे वो पहले न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद था, लेकिन उनको ट्रांसफर करके फ्लोरिडा के एवरग्लेड के सिटी के अंदर भेजा गया जो कि एक फ्रिक्शनल सिटी है, और वहाँ पे बेसिकली उनको एक नया प्रोजेक्ट असाइन किया गया जिसका नाम प्रोजेक्ट ग्लैडिएटर था, जिसमें उनको इसी सुपर सोलर सीरम के ऊपर काम करके इसको काम के लायक बनाना था। और इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को जुड़ गए थे जिसके साथ उनके अलग अलग कोलीग्स भी मौजूद थे, उनकी वहाँ पे एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि उनकी शादी भी हो गई थी और मिलकर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन हमें पता चलता है कि एम ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका लीडर मोडोक होता है वो बेसिकली सुपर सोलर सीरम वाली चीज़ के बारे में पता लगा लेता है और वो टेड से इस सीरम को हासिल करना चाहता है। और एक दिन हम देखते हैं कि बेसिकली जहाँ पे जो टेड की बच्ची होती है वही उसको धोखा दे देती है और वो जाके विलन से मिल जाती है और इसी तरह उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको लीक कर देती है, जिसकी वजह से टेड कैसल के पीछे गुंडे लग जाते हैं। अब इस डिच एफर्ट के अंदर हमारा टेड जो होता है वो बेसिकली अपने लैब के अंदर आग लगा के सारे सुरागों को मिटाता है और सुपर सोलर सीरम जो उसने डेवलप किया होता है उसका जो आखिरी सैंपल होता है वो उसको अपने पास रख लेता है और उसको लेके भागना शुरू करता है। लेकिन जब वो सारे के सारे गुंडे उसको चेस करने में काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं तो तब वहां पे टेड सैलिस जो इस पूरे के पूरे सीरम को खुद ही पी जाता है, इस उम्मीद के अंदर कि शायद इसके जैसे उसको कुछ पावर्स मिल सके और वो इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को दुश्मनों के हाथों लगने से बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि तभी जो है वो टेड की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो सीधा जाके इस पूरे के पूरे स्वाम के अंदर गिरती है जो कि दरअसल कीचड़ और मट्टी और पूरे के पूरे इन चीज़ों से भरा होता है और ये एवरग्लेड के अंदर ही मौजूद था। अब उसमें गिरने के बाद ही दरअसल असल पावर्स जो होती हैं टेड कैसल को वो अपनी मिलती हैं, जिसमें वो मैन थिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि बेसिकली जो सीरम उसने पिया था उसकी वजह से वो मैन थिंग के अंदर बदला, क्योंकि वो बेसिकली जिस जगह के ऊपर जाके गिरा था जो कि एवरग्लेड्स के अंदर मौजूद थी, वो बताया जाता है कि एक ऐसी मिस्टिकल जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग मिस्टिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं मैजिक के हवाले से और इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के हवाले से।
क्योंकि बाद में जाके ये बात पता चलती है कि दरअसल वो जगह जो है वो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी माना जाता है, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे ज़बरदस्त तरीके की रिफ्ट और पोर्टल्स मौजूद है जिसके जरिए वहाँ से पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी ट्रैवल करके जाया जा सकता है। और मैन थिंग को उसकी जो पावर्स मिली हैं वो सिरम और इस मिस्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों के मिलने की वजह से मिली हैं, और इसलिए क्योंकि वो जाके उस पूरे के पूरे कीचड़ मड में गिर गया था तो उसकी बॉडी उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर एक प्लांटेशन फॉर्म के अंदर आ जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे जब पता लगाता है कि ये नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी है तो मैन थिंग उसी जगह को अपना नया घर बना लेता है और वहीं पे रहता है और जाना जाता है गार्डियंस ऑफ द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी के नाम से, जो कि उस गेट वे उस पोर्टल को हमेशा से गार्ड करेगा और कोई भी उस इलाके में आए तो उसका सामना मैन थिंग से हो ही जाता है। तो ये था हमारा नॉट सो सिंपल ओरिजिन ऑफ मैन थिंग, जो कि कॉमिक्स में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक ओरिजिन लगता है क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका से सीधा जाके लिंक करता है। अब अगर बात की जाए मैन थिंग के कॉमिक बुक्स के अंदर होने वाले रोल की, तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो गार्डियंस ऑफ द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी माना जाता है, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे अलग अलग जगहों से एक्सेस किया जा सकता है। और इसी वजह से मैन थिंग के पास जो है पोर्टल्स खोलने की पावर आ जाती है, वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट करके जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी प्लांट लाइफ अर्थ के ऊपर मौजूद है उसको लिटरली अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा सकता है। वो प्लांट्स की मदद से जो चाहे वो कर सकता है, प्लांट्स के ऊपर उसका पूरा का पूरा काबू होता है। और जब तक वो अर्थ और मट्टी के ऊपर मौजूद है उसको हराना, उसको डिफीट करना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल सी बात है। इसी के अलावा उसके पास बड़े बड़े जो है क्लॉज मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। और उसकी जो सबसे ज्यादा एक यूनिक पावर है जिसको हमने शो के अंदर भी देखा कि जब किसी को भी पकड़ता है तो उसको जला के एसिड के जरिए राख कर देता है। अब ये जो एसिड वाली इसकी पावर है वो हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि अगर उसके सामने खड़ा हुआ कोई शख्स उससे डरता है यानी कि मैन थिंग से, तो तब जाके उसके पास जो है एसिड रिलीज करने की पावर आती है और जो उसे डरता है मैन थिंग उसी को जला के राख कर देता है। और इसी तरह हमने देखा था कि मैन थिंग ने बेसिकली अपनी उसी एक्स गर्लफ्रेंड को, याद है ना, जिसने उसका काटा था, उसके भी आधे मुंह को जला के राख कर देता है जब उसको दोबारा वो मिलता है। अब मैं अगर तुम लोगों को कहूँ कि मैन थिंग का हमें सबसे पहला ईस्टर एग आयरन मैन 3 के अंदर मिला था तो तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन अभी जिसमें गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था एलन ब्रैड, जो कि मैन थिंग की गर्लफ्रेंड थी जिसकी वजह से एम के लोगों ने उसको ट्रैक करके पकड़ा था, तो दरअसल इस कैरेक्टर को हम आयरन मैन 3 के अंदर देख चुके हैं। ये आयरन मैन 3 के अंदर दिखने वाली वही एम की एजेंट होती है जो कि टोनी स्टार्क से मुकाबला करती है, जिसके चेहरे पे भी सेम वैसे स्कार होता है जिस तरह मैन थिंग की एक्स गर्लफ्रेंड के मुंह पे होता है कॉमिक्स के अंदर। और यहाँ पे भी इसका जो कैरेक्टर का नाम होता है वो एलन ब्रैंड ही होता है। तो जिस तरीके से हमने कॉमिक्स में देखा है कि एलन ब्रैंड शुरू से जो है वो एम के साथ मिली हुई होती है, उनके लिए काम कर रही होती है, आयरन मैन 3 के अंदर ये लेडी जो थी ये बेसिकली एम के लिए ही काम करती थी और उसका नाम भी एलन ब्रैंड ही था। तो ये एमसीयू के अंदर होने वाला सबसे पहला ईस्टर एग था मैन थिंग को लेके, जो कि इस बात को एस्टैब्लिश कर देता है कि यहाँ पे मैन थिंग को एमसीयू में लाने की बहुत टाइम पहले से प्लानिंग की जा रही थी। अब देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मैन थिंग का जो कैरेक्टर है वो मेन एवेंजर्स की टीम में आपको कभी नजर नहीं आएगा। वो हमेशा मॉन्स्टर से लड़ता हुआ नजर आएगा या फिर जो इस तरह के मिस्टिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज, हेलफायर, गोस्ट राइडर, इनके साथ आपको ज्यादातर उसका टीम अप नजर आ सकता है। और वो हमेशा जो है इस तरह का कैरेक्टर है कि वो काफी ज्यादा खामोश रहता है, बात नहीं करता है, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हुआ करता था, लेकिन जब वो मैन थिंग के अंदर बदला तो उसने वो अपनी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं लूज कर दी अपने पावर के एक्सचेंज के अंदर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको समझाया जाए तो वो कुछ देर के लिए समझ जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि खुद से कोई डिसीजन ले सके। वो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स को अपना दुश्मन मानता है और उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन ओवर द ईयर्स मैन थिंग ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके के मॉन्स्टर्स को मारा है, हीरोज़ के साथ टीम अप करा है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से हैंक पिम जो है वो बेसिकली मैन थिंग को थंडरबोल्ट्स की टीम का हिस्सा बनाते हैं, जहाँ पे वो उसको अपना एज अ टेलीपोर्टेशन डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे हैंक पिम उसके ऊपर एक डिवाइस लगा के उसको कंट्रोल करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और वो थंडरबोल्ट्स की टीम के लिए टेलीपोर्टेशन का काम करके उनको कहीं भी ले जाने लाने का काम करता है। और ये मैन थिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी आर्क में से एक था जब मैन थिंग थंडरबोल्ट्स की टीम को ज्वाइन करता है। इसी के साथ अगर हम एमसीयू में मैन थिंग की बात करें तो जो भी उसका अपीयरेंस अभी तक दिखाया गया है वेयरवुल्फ बाय नाइट के अंदर, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और ख़तरनाक इंसान के साथ साथ एक उसके अंदर छोटा सा टैट कैसल वाला दिल भी मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो ये एस्पेक्ट मुझे पूरा का पूरा मैन थिंग का बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और मैं सच कहूँ तो मैं पूरे के पूरे वेयरवुल्फ से ज़्यादा अब मैन थिंग के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि कब उसको एमसीयू के मेन स्ट्रीम हीरोज़ के साथ मिलवाया जाएगा। आई मीन टू से अगर डेडपूल और मैन थिंग का एक साथ इंटरेक्शन हो तो वो किस तरीके का होगा, जहाँ पे मैन थिंग जो कि कुछ बोलता ही नहीं है और जो कि डेडपूल जो कि रुकने का नाम नहीं लेता, तो वो इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के होंगे। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि मैन थिंग के हवाले से आपने उसके ओरिजिन को जान लिया होगा और कुछ नए फैक्ट्स भी आपको जानने को मिले होंगे जो कि शायद आपको पहले ना पता थे। अगर ऐसी ही बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। साथ ही साथ अगर आप इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर और मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन दोनों को ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे दोनों चैनल के ऊपर आने वाली है। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं जबरदस्त तरीके के न्यूज़ एंड फैक्ट्स को आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।